अच्छा बच्चों, अभी ये एक टेस्ट है, इसके एमसीक्यू हम शुरू करते हैं। और एमसीक्यू में मैं हमेशा ये बच्चों को कहता हूँ कि बेटा एमसीक्यू में टाइम कम लगाना हो या ज़्यादा लगाना हो, लेकिन इतना वक्त ज़रूर लगाएं कि एमसीक्यू उसके चारों ऑप्शन आपको हर तरह से पूरे पूरे क्लियर हो जाएं। भले 1 मिनट लगे या भले 1 घंटा लगे, आप बेशक लगाएं। हमारे पास जो सवालों में पहला सवाल है कि ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स। ओम्स लॉ कब लगता है? जब टेम्परेचर क्या रहे। टेम्परेचर का सीधा सीधा ताल्लुक है रेजिस्टेंस से। तो अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो रही होगी। अगर रेजिस्टेंस चेंज होगी तो फिर वोल्टेज का और करंट का डायरेक्ट ग्राफ नहीं बनेगा, डायरेक्ट रिलेशन एक्सपेरिमेंटली आपको शो नहीं होगा। तो हम यही कहेंगे कि टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। ए ऑप्शन में था चेंजिंग, चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरे ऑप्शन में एब्सोल्यूट ज़ीरो। देखो एब्सोल्यूट ज़ीरो एक ऐसा आइडियल टेम्परेचर है जहाँ पर रेजिस्टेंस ही क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। जब रेजिस्टेंस ही ज़ीरो हो गई तो इसका मतलब वहाँ तो ये बात नहीं बैठेगी। तो इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि ओम्स लॉ एक लिमिटेड, इसकी लिमिटेशन तो होगी ना कुछ। तो ये सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर पे काम करता है, ये सुपर कंडक्टर पे। एब्सोल्यूट ज़ीरो पे जो कंडक्टर होता है वो सुपर कंडक्टर बन जाते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है। तो ये सुपर कंडक्टर पे काम नहीं करता, ये सेमी कंडक्टर पे काम नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर पे या ओहमिक मटेरियल पे ही काम करता है। ठीक है। और एक और सवाल आता है कभी कभी कि अगर करंट बार बार चेंज हो रहा हो तो क्या ओम्स लॉ काम करेगा? तो ओम्स लॉ की दोनों तीनों लिमिटेशन याद कर लें कि लो टेम्परेचर पे काम करेगा। ऐसा नहीं कि मैं इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे ओम्स लॉ को लेके बैठ जाऊँ तो ये वहाँ काम नहीं करेगा। तो ये लो टेम्परेचर पे काम करेगा। ठीक है। टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि रेजिस्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और ये कांस्टेंट करंट पे काम करेगा। बार बार करंट को चेंज करोगे, ज़्यादा करोगे, कम करोगे तो ये वहाँ काम नहीं करेगा। इसलिए एक लफ्ज़ आता है करंट के लिए, स्टेडी। तो ये स्टेडी करंट पे काम करता है। ठीक है। दूसरा सवाल हमारे पास है मैग्नेटिक फोर्स का। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बड़ा आसान सा है, आपको याद होगा। एक सिंगल चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगती है वो ये होती है। तो Q है, V है, B है, थीटा भी है। बहुत आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास फोर्स का आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये वैसे बात की जाए तो एमडी कैट में बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके 4-6 किस्म के एमसीक्यूज बनते हैं, बहुत मज़े के होते हैं। इस पर कभी अलग से वीडियो बनेगी तो इंशाल्लाह से बात ज़रूर करेंगे। आप एमसीक्यू नोट करते हुए, पढ़ते हुए इसको नोट कर लो कि भाई बाद में भले लेक्चर पूछ लेना कि सर इसका लाजमी बताएं। तीसरा एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। सबसे पहले रेक्टिफिकेशन क्या होती है? देखें, अगर ऑल्टरनेट करंट को हम डायरेक्ट करंट में चेंज करते हैं, इस प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहते हैं, सबको पता है। ठीक है। अच्छा, रेक्टिफिकेशन कौन करता है? रेक्टिफायर करता है, ये सबको पता है। रेक्टिफायर इंटर तक ये याद करो कि 2 तरह के होते हैं, हाफ वेव और फुल वेव, ये भी सबको पता है। अब उस रेक्टिफायर के कंपोनेंट क्या क्या होंगे? पहला ऑप्शन हमारे पास है कि ट्रांसफार्मर होगा या नहीं होगा। यहाँ ऑप्शन में जो ट्रांसफार्मर है तो मेरे भाइयों ये कोई के इलेक्ट्रिक का, कोई वापडा का बड़ा ट्रांसफार्मर नहीं है। ठीक है। तो ये सिंपल जो घर का स्टेबलाइजर होता है, इस तरह का छोटा ट्रांसफार्मर की बात हो रही है। जाहिर सी बात है मैं इसके सिग्नल को कम ज़्यादा करूँगा, मेंटेन करके ही रेक्टिफायर को दूंगा तो ट्रांसफार्मर ये काम करेगा, स्टेप अप स्टेप डाउन वाला काम करेगा। लोड रजिस्टर लगता है बाद में, जब डीसी बन जाएगा, आउटपुट को गेन करना होगा, उसको पकड़ना होगा तो ये वहाँ अप्लाई कर लेंगे। तीसरी बात कि ये सारा काम बैटरी के बगैर हो सकता है, तो आपको पावर देनी पड़ेगी, सप्लाई तो देनी पड़ेगी। अब आप पावर सप्लाई का हो, आप बैटरी का हो, आप पोटेंशियल सोर्स का हो, सारे ऑप्शन यहाँ पे फिट बैठते हैं। चौथा सवाल है के से रिलेटेड। तो मेरे भाइयों के होती क्या है? 1 मिनट के लिए ऑप्शन को भूल जाना। पहले तुम के को ज़रा क्लियर कर लेना कि के क्या होती है। तो के एक है मॉडल। और मॉडल क्या होता है? जब कोई नई बिल्डिंग बनती है, माहिरा खान वाली बात नहीं हो रही, जब कोई बिल्डिंग बनती है तो उस बिल्डिंग का क्या बनता है बच्चों? एक मॉडल बनता है। वो ये बताता है कि भाई ये बिल्डिंग जब कभी बनेगी तो इस तरह की होगी। तो के भी मॉडल है। ये मॉडल ये बताता है कि अगर गैस कहीं पाई जाएगी तो इस तरह की होगी। इस के एमडी कैट के बच्चों को, ई कैट के बच्चों को कम से कम 15 पॉइंट याद होने चाहिए।
अगर 15 पॉइंट याद होंगे, 15, 16, 20 पॉइंट याद होंगे, तो फिर ऑप्शन में कभी अगर सवाल ऐसा आएगा ना कि बताओ कौन सा पॉइंट फॉल्स है या कौन कौन से ठीक हैं या कौन सा ठीक है, तो आप पकड़ लोगे। ठीक है भाई। तो इसमें जो 4 पॉइंट है उनमें एक मैं तुम्हें 15 अलग से भेजूंगा, 15 अलग से करवाऊंगा, 20 अलग से करवाऊंगा, उनमें एक ही बात गलत है यहाँ पे। इस ऑप्शन में जरा देखना कि ये जो मॉलिक्यूल होते हैं, गैसेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, जब ये मूव हो रहे होते हैं तो इनके दरमियान किसी किस्म की कोई इंटरेक्शन, कोई अट्रैक्शन नहीं होती। हम बात कर रहे हैं आइडियल गैस की। तो जब अट्रैक्शन नहीं होती तो फोर्स भी नहीं लगाते। तो ये मॉलिक्यूल्स जब रैंडम डायरेक्शन में मूव हो रहे होते हैं तो ये आपस में कोई फोर्स नहीं लगाते। हाँ, जब जाहिर सी बात है टकराएंगे, जब दो पार्टिकल आकर टकराएंगे या टकराते वक्त तो फोर्स लगाएंगे ना। इसके अलावा कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई इनको वास्ता नहीं होता। फिर पांचवा सवाल बहुत आसान है, मेरा दिल कर रहा है छोड़ दूं, इतना आसान है। सवाल ये कि भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अगर एक पूरा चक्कर लग जाए। तो आपको तो पता है कि भाई अगर सर्किल में हाफ चक्कर लगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। और रेडियन में कितना होता है, तो भाई ये पाई रेडियन होता है हाफ सर्किल में। तो भाइयों बहनों, अगर पूरा चक्कर लगा लोगे तो या तो 360 डिग्री होगा या 2 पाई रेडियन होगा। एमसीक्यू में इन्हीं दो में से कोई एक होना चाहिए, क्योंकि सवाल जो है उसके जो ऑप्शन है वो रेडियन की फॉर्म में, तो सारा का सारा जाहिर सी बात है कौन सा हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। कूलम फोर्स, भाई कूलम फोर्स कॉपी कैट है किसकी फोर्स की, कॉपी कैट नहीं है, अलग अलग आते हैं। कूलम फोर्स के नीचे आता है 1/r², ग्रेविटेशन फोर्स के नीचे भी आता है 1/r², और साउंड में जब इंटेंसिटी पढ़ोगे वहां भी कहीं आएगा 1/r²। जिस फॉर्मूले में 1/r² आ जाए वो आमतौर पे लॉन्ग रेंज होता है। ठीक है, खास तौर पे इनकी बात तो हम कर ही रहे हैं, जो है ही फोर्स के फॉर्मूले, वो तो फिर भी इंटेंसिटी का है। तो ये कहलाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। जो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है उसकी फोर्स को याद करने के लिए सना याद कर सकते हो कि जो इनवर्स स्क्वायर लॉ होते हैं वो लॉन्ग रेंज फोर्स होती है। अब बात यह है कि लॉन्ग रेंज फोर्स होती क्या है, मैं तुम्हें मिसाल देके बता रहा हूँ। देखो अल्ताफ भाई की जो फोर्स थी ना जमाने में कराची पर, वो थी लॉन्ग रेंज। कहाँ लंदन में बैठे में एक दिल चाह कभी हड़ताल करते हैं जी, ये करते हैं वो करते हैं, तो भाई की जो फोर्स थी वो लॉन्ग रेंज फोर्स थी। जबकि मैं अब इसकी प्रैक्टिकल मिसाल देता हूँ। देखो एक चार्ज पार्टिकल है, दूसरे चार्ज पार्टिकल में फोर्स लगाता है, बिल्कुल लगाता है। ये दूर होंगे तो भी लगाएगा, बहुत दूर होंगे तो भी लगाएगा। फोर्स कम होती रहेगी, नेग्लिजिबल इफेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि फोर्स जीरो हो गई, तो इनकी रेंज बहुत ज्यादा होती है। जबकि बहुत सारी फोर्सेस ऐसी हैं जिनकी रेंज ही बहुत थोड़ी होती है। मिसाल के तौर पे कुछ फोर्सेस पाई जाती हैं बिल्कुल अपोजिट लफ्ज है शॉर्ट रेंज फोर्स, वो पाई जाती हैं न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर का मतलब ये है कि भाई वो न्यूक्लियस का डायमीटर पता क्या होता है, एक्सपोनेंट -15 मीटर, फेम्टोमीटर। तो भाई उनकी रेंज सिर्फ फेम्टोमीटर ही होती है। इससे दूर जाओगे तो न्यूक्लियस की जो फोर्स वो काम ही नहीं करेगी, तो वो शॉर्ट रेंज फोर्स है, ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। और एक बात याद कर लेना, ये शॉर्ट रेंज, ये लॉन्ग रेंज, इस दुनिया में 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, 4 फंडामेंटल 4, ये उन्हीं 4 में से 2 हैं। तो इस दुनिया में फंडामेंटल फोर्सेस कितनी हैं, 4 हैं, ये उन्हीं 4 में से 2 हैं। इसको भी जरा याद रखना, ठीक है भाई, कभी कभी कहीं कहीं पूछ सकते हैं। और बात करते हैं इसके बाद एक और कोई सवाल है, मोशन ईएमएफ। या मोशन ईएमएफ ऐसी बात है कि इस पर हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। इसका एक फॉर्मूला है, जिनका फॉर्मूला होता है वो वैसे ही क्लियर हो जाते हैं। फॉर्मूला बस याद होना चाहिए, VBL sin थीटा। वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड ही ना हो तो फोर्स 1 घंटा बनेगी, वोल्टेज तो नहीं बनेगा, ऐसी बात है। लेंथ पे डिपेंड करता है, और किस एंगल के साथ आप मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, मूव हो रहे हो, इस पर डिपेंड करता है। तो अच्छा, एंगल का ना एक लफ्ज है, खासतौर पर केमिस्ट्री वाले ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ओरिएंटेशन। तो एंगल को ये लोग ओरिएंटेशन भी कहते हैं कि किस तरीके से आपकी बनावट है, किस एंगल पे आप रखे हुए हो, तो सब पे डिपेंड कर रहा है। बल्कि एक ऑप्शन कम ही है इसमें, वो भी होता तो सब पे कर रहा होता। फिर अब बात आ जाएगी हमारी वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन यार, वर्क फंक्शन से एक टॉपिक बता रहा हूँ हाथ के हाथ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
मेरे कहने पे इस टॉपिक को अलग से कभी पढ़ भी लेना, हम इस पे एक वीडियो बना के भी डालेंगे, उसको तो खास तौर पे देख ही लेना। देखो कोई भी ये नहीं कह सकता कि एमकेट में मैं तुम्हें 20 सवाल दूंगा या 50 सवाल दूंगा या 1000 सवाल दूंगा उसमें से आएगा, ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक तो है ना जिनको छोड़ा नहीं जाता, तो वो ये टॉपिक है, इसको छोड़ा नहीं जाता। वो काइनेटिक एनर्जी, इसको छोड़ा नहीं जाता। वो टेम्परेचर स्केल है जिसको छोड़ा नहीं जाता। इनसे बड़ी मोहब्बत है एमसीक्यूज वालों को। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कर लेना, मेरा दिल चाह रहा है पूरा पढ़ाऊं, लेकिन सवाल एक है यहाँ पे, तो मैं इस पर ही बात करूंगा। वर्क फंक्शन और इससे करीब करीब में जोड़ लेता हूं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। भाई केमिस्ट्री वाले कहते हैं कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो कहलाएगी आयोनाइजेशन पोटेंशियल। लेकिन केमिस्ट्री वाले कहते हैं कि सॉलिड से तो इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं सकता। आपको याद होगी बॉन्ड हेबर साइकिल, वहां वो NaCl की कितनी लंबी कहानी सुनाते हैं कि भाई पहले NaCl की सब्लिमेशन होगी, फिर वो लिक्विड बदले गैस बन जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा फलाना ढंग। हमारे पास क्योंकि ये टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स के, मॉडर्न फिजिक्स में आपको पता है हर चीज पॉसिबल है। तो भाइयों बहनों कहानी ये होती है, मैं थोड़ा सा इसको एक स्कीम बना के आपको समझाता हूँ कि कहानी चल रही होती है भाई कि एक मेटल होता है, उस पर जब रेज आके टकराती हैं स्पेसिफिक कंडीशन पे, हर कंडीशन में तो नहीं, स्पेसिफिक कंडीशन स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, ये अपने इलेक्ट्रॉन को दे ही देता है। तो हर मेटल को एक खास एनर्जी चाहिए होती है अपने इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए। वो कम से कम एनर्जी क्या कहलाती है? वर्क फंक्शन। वो कम से कम एनर्जी क्या कहलाती है? वर्क फंक्शन। तो भाई वर्क फंक्शन डिपेंड करता है मेटल पे। तुम इस एमसीक्यूज के साथ 2 एमसीक्यूज और लेके जाओ। अगर तुम मुझसे कहना कि मैं एमडीके का टेस्ट जा रहा हूँ, मुझे कुछ 3 बातें बता दें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, मैं कहूँगा ये 3 बातें ले लो भाई। पहली बात, वर्क फंक्शन डिपेंड करता है मेटल पे, ठीक। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। कैसे क्यों तफसील का भी टाइम नहीं, वो अलग बात है हमारी। और डिपेंड का एक और लेके चल जाओ। ये ना इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कभी ज्यादा निकलते हैं कभी कम। अगर ज्यादा निकल रहे तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो इनकी स्ट्रेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। डिपेंड के 3 याद कर लो, डिपेंड के 3 एमसीक्यू याद कर लो, तीनों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। अब बताओ, वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन मेटल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं, इनकी फ्रीक्वेंसी। और तीसरा कहता है स्ट्रेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन, ठीक है भाई, इंटेंसिटी, कितनी शिद्दत से आगे टकरा है। अच्छा जी, उसके बाद एक पावर का आसान सा फॉर्मूला है, और आसान सा है, इससे बात नहीं कर रहा मैं बिलाल भाई, वो 10 से बात कर लेते हैं। क्या चीज़ है? 10वां अच्छा पार्ट। देखो पहली बार याद रखना, अगर तुम गलती से भी अगर तुम न्यूक्लियर को पढ़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हें अल्फा, बीटा, गामा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा 10 पार्टिकल सुनने में मिलेंगे। 10 पार्टिकल, पॉजिट्रॉन और नेप्ट्रॉन और क्रिप्टॉन और फलाने और ढिमके, 10 पार्टिकल। तो तुम कहोगे ये कहाँ से आ रहे हैं? तो और हम इनकी बात क्यों करते हैं? न्यूक्लियस के अंदर से ये पार्टिकल निकलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर और भी होते हैं। एटम के अंदर ये 3 पार्टिकल बात होती है, लेकिन एटम के अंदर तो और भी होते हैं। तो बात ये कि इन 3 और इन 3 पे क्यों फंडामेंटल, इन्हीं को क्यों कह रहे, और किसी को क्यों नहीं कह रहे फंडामेंटल? तो भाई सीधी बात है कि ये पार्टिकल एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिस्ट से मुराद है कि रहते हैं। जब से अल्लाह ने एटम बनाया है, जब से ये एटम के अंदर है, ये एग्जिस्ट करते हैं। बाकी जो पार्टिकल होते हैं वो कभी एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं, चले जाते हैं, कभी प्रोटॉन खुद ही कन्वर्ट हो जाता है, कभी अल्फा, बीटा, गामा खुद ही किसी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करते, वो कभी कभी आते हैं, गायब हो जाते हैं। मैं एक मिसाल दे दूं भाई, मिसाल दूं, अगर समझ बात आई तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे घर में जितने लोग रहते हैं वो फंडामेंटल लोग हैं, लेकिन तुम्हारे घर में रिश्तेदार भी आते हैं, लेकिन वो तुम्हारे घर के फंडामेंटल नहीं है, क्योंकि वो कभी आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। वो एग्जिस्ट नहीं करते, उनके कमरे नहीं होते कि ये इस बहू का कमरा है, ये छोटे भाई का कमरा है, ये बड़ी भाभी का कमरा है, ये नौमी भाभी का कमरा है। तो ये इनके फिक्स नहीं होते। इसी तरीके से ये फंडामेंटल पार्टिकल है। सवाल ये था कि डीके के अंदर जब अनस्टेबल न्यूक्लियस टूटता है
अनस्टेबल पे मैं बात करूंगा, वो बहुत अच्छी बात है कि आज में सुनना बाद में उसको बच्चों। अनस्टेबल अनस्टेबल अनस्टेबल, ये तो तबाही बात है, तबाही बात। तो भाइयों बहनों, जब ये सवाल बड़ा आसान है, सवाल ये था कि जब डीके होता है तो कौन से पार्टिकल बाहर नहीं आता। तो ये तो 9 क्लास के बच्चों को भी आता है कि अल्फा आता है, बीटा आता है, गामा आता है। अगर तुम्हें डेल्टा के बारे में नहीं पता होता ना, फिर भी तुम तुक्का ही मार के कहते कि ये नहीं आता, वो तुम्हारा एमसीक्यू ठीक हो जाता। लेकिन एक पार्टिकल होता है, अंदर रहता है, एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि हमेशा हर वक्त एग्जिस्ट नहीं करता। तो ठीक है, ये बाहर नहीं आता। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।